नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे एक बार फिर हाजिर हूं टीसीएच पर और अपने स्टूडियो में हाजिर हूं। 20-22 दिन तक मैं देश से बाहर था। अब अपने स्टूडियो से मैं हाजिर हूं और मेरे साथ हैं भाई राजू पारुलेकर जी। सुबह सुबह आज एक जो खबर थी वो ये थी कि राहुल गांधी के घर ईडी पहुंचने वाली है। इसके पहले भी राहुल जी कह चुके हैं कि ईडी कभी भी उनकी जांच कर सकती है, लेकिन सुबह वाली खबर बड़ी मजेदार है। कल पूरे दिन हिडेनबर्ग रिपोर्ट की बात चलती रही, आज भी चल रही है। हिडेनबर्ग ने सीधा सीधा जो दावा किया उसको एक छोटी सी कहानी से समझ सकते हैं कि एक राजा एक चोर की मदद से राजा बना। फिर चोर ने कहा कि आपका थानेदार बहुत परेशान करता है, तो उस चोर के एक दोस्त चोर को उसने थानेदार बना दिया। यानी जिस सेबी की जिम्मेदारी है, जिस सेबी का काम है कि देश के अंदर अगर इस तरह के जो बिजनेस है उसमें फाइनेंशियल कोई गड़बड़ हो रही है तो उसकी जांच करें। उसकी जो हेड है माधवी बुच, अब उनका नाम हिडनबर्ग में लिया है कि वो इस पूरे खेल में शामिल थी। बहुत सारे लोगों ने बहुत तरीके से समझाया है, हम भी अपने तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन राजू भाई से जो मेरा पहला सवाल होगा वो ये कि राहुल गांधी के घर ईडी और अडानी पर चुप्पी, ये पूरा खेल क्या है राजू भाई? सर ये है कि मैंने अभी डाला है ट्वीट एक कि जनवरी 1945 जर्मनी के मोड़ पर अब मोदी और अडानी जा चुके हैं। आप स्थिति को समझ लीजिए, जर्मनी 1945 में जनवरी में कैसा था। हिटलर अपने इल्यूजन में जी रहा था कि वो महाशक्ति है और हमेशा महाशक्ति रहेगा। उसके जनरल समझा रहे थे या समझ रहे थे, अंदर ही अंदर कई जनरल्स खुश भी हो रहे थे, इससे मुक्ति तो मिलेगी कम से कम। ये सारी चीजें हो रही थी और ये इनके कुछ खास जो गुर्गे थे, हिटलर के गुर्गे ही कहने चाहिए, वो बंकर में बैठ के ऐसे प्लान करते थे, ये हिस्सा आपका, वो हिस्सा आपका, ये अंदर कर दो, वो अंदर कर दो। वैसे जैसे अडानी को धारावी तुम ले लो और ये बंबई अपने अंदर कर देना है, फिर एकनाथ शिंदे को मनाना है, फिर वो सारी चीजें कर रहे हैं। और समझ लीजिए सर, ईडी ईडी सीबीआई के ऊपर जो कोर्ट के जो स्ट्रिक्चर्स आए हैं, जिस तरह से कई केसेस में, हेमंत सोरेन साहब की हो या फिर संजय राउत की केस हो, फिर अभी या मनीष सिसोदिया का, अभी मनीष हाल में सिसोदिया मनीष का का जो केस है, केस बिल्कुल। हो, जस्टिस न्याय बिंदु ने जो कहा था केजरीवाल के मामले में, वो भी 100% सही होता रहा। तो अब ये समझिए कि ईडी, सीबीआई, एनसीबी, एनएसए, आईटी जिनके घर जाएगी मोदी सरकार की वजह से, तो उसको स्वतंत्रता सेनानी मानना चाहिए और आगे जाकर उसको 1 साल के बाद पेंशन मिलेगी, क्योंकि सरकार बदलेगी और सरकार जी। 100% बदलेगी सर। और उसको एक्चुअल, और मैं तो ये मानता हूं सर, हम 15 अगस्त तभी मनाएंगे अब जब ये गुजराती कार्टेल यहां से बेदखल हो जाएगा, सत्ता के गलियारों से बाहर हो जाएगा। तब तक नहीं 15 नहीं, अगस्त नहीं 15 मनाएंगे। नहीं नहीं, यहां पे राजू भाई आपको रोकूंगा। 15 अगस्त तो हम पूरी ताकत के साथ मनाएंगे, ये किसी और का नहीं है, ये हमारा है। और 15 अगस्त पे हम ये अपने आप से वादा करेंगे कि ये लड़ाई हम तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक चोरों से इस देश को फिर से आजाद नहीं करा देंगे। पंद्रह सर ये अगस्त किसी बात, को नहीं देने वाले, ये उसमें तो सर हमारे ये बात, पुरखों का खून लगा है। सर मैं मानता हूं कि 15 अगस्त का मतलब यह है कि आजादी का एक जश्न जो होता है वो 15 अगस्त को जैसे मनाते हैं वैसे एक और मनाएंगे, जिस दिन ये गुजराती बिल्कुल। कार्टेल को बाहर करेंगे। तो ये जो है वो सर गिरोह है, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, ये पॉलिटिक्स नहीं, कुछ भी नहीं। अब बुच और अडानी के मामले में राहुल गांधी कहां आता है, और वो जिनके 40 घंटे तहकीकात हो चुकी है ईडी के द्वारा, और ईडी क्या चीज है ये सबको मालूम पड़ चुका है। और देखिए, ये क्या है कि आप चेस बोर्ड पे जब बैठते हो ना, तो ऐसी स्थिति एक पॉइंट पे आ जाती है, तो आपको तो मूव तो करनी है, लेकिन वो मूव अगर नहीं की तो आप अभी चेकमेट है। लेकिन जहां मूव कर रहे हो वहां भी चेकमेट हो जाते हो। तो वो वाली मूव मोदी करने जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में वो आ चुके हैं, फंस चुके हैं। उनका देखिए, उनके उनके ऊपर आप आलोचना करो उनकी किसी भी प्रकार से, तो ज्यादा कुछ वो प्रतिक्रिया नहीं आती। अडानी की आलोचना का मतलब आपको बर्बाद करने पे सब तुले जाते हैं। देखिए, जिन्होंने किया है, जिनका जिनका देखिए आप रिकॉर्ड निकाल कर, ये सारे लोग अडानी के खिलाफ बोले तब गए। प्रॉब्लम ये है, सरकार अडानी की है, मोदी काम कर रहे हैं। तो वो उंगली रखते हैं नक्शे पे, जैसे हिटलर एक जमाने में रखता था, बोलता था ये मुझे चाहिए, नॉर्वे मुझे चाहिए, हंगरी मुझे चाहिए, रोमानिया मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, सोवियत मुझे चाहिए, वो स्टालिनग्राड मुझे चाहिए। वहां फंस गया वो। ऐसे तो कोई भी फंसता ही है अंततः, वैसे ही हुआ अडानी का। अब देखिए, और देश की आजादी हमारे पुरखों ने, जो आपने कहा 15 अगस्त को, वो खून, पसीना और आंसू बहाकर जो लाई है,
वो इसलिए तो नहीं लाई है कि अदानी का आबादी हो और हमारी बर्बादी हो। बिल्कुल। 140 करोड़ जनता की बर्बादी हो और सिर्फ अडानी अंबानी की आबादी हो, इसलिए तो नहीं आई थी आजादी। तो ये जो मोदी कर रहे हैं वो राष्ट्र के प्रति द्रोह है। और इसके लिए ईडी जो भी एजेंसीज है उनको ये आगे डिफेंस नहीं होना चाहिए। मैं राहुल जी से, कांग्रेस से, सारे विपक्ष से ये विनती करता हूं कि ये इनको बचाव ना हो, ये ऑफिसर जो है उनको, कि हमारे जो सीनियर्स थे उनके ऑर्डर्स थी, क्योंकि यही डिफेंस न्यूरेम्बर्ग कोर्ट में हिटलर के जनरल्स ने किया था कि बिल्कुल। हमारे सुपीरियर के ऑर्डर थे, लेकिन वो एक प्रेसिडेंस है न्यूरेम्बर्ग ट्रायल की, वहां पर यह तय हुआ कि सीनियर्स ऑर्डर एक लेवल तक आप डिफेंस यूज कर सकते हो, उसके बाद नहीं। अब पानी सर से ऊपर जा चुका है, सबको मालूम है कि राहुल गांधी का कोई लेना देना नहीं इससे। आपको बुश के घर जाना चाहिए, आप बोतल के घर जाना चाहिए आपको। तो बोतल है अदानी, उसके घर जाना चाहिए। और मोदी और शाह सरकार, और मैं ये तो मानता हूं कि जो तबका है एक कोर्ट का, सर 7-7 बार जिन्होंने अडानी के गलत कामों को सपोर्ट किया कोर्ट के कुर्सी पे बैठ के, हमें यह भी देखना चाहिए कितने सारे जजेस के ऑफशोर कंपनी में उनके बच्चे, बहुएं, बेटियां या खुद कुछ है या नहीं है, यह भी चेक करना पड़ेगा। सर मैं ये मानता हूं कि शेख हसीना हमारी बहुत करीबी दोस्त हैं और भारत की मित्र रही हैं, फिर भी हमें एक वस्तुनिष्ठता के साथ देखना पड़ेगा। तो बांग्लादेश की जनता के लिए उन्होंने जो किया वो आजादी की लड़ाई थी। इन्होंने इलेक्शन रिग कर दिए, कोर्ट को अब मैनेज कर लिया। तो कल कोर्ट के जजेस है, उनके इस्तीफे जो लिए गए बांग्लादेश में, वो सही थे, क्योंकि ये लोग ये चाहती थी इतना होने के बाद भी कि जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी है मोहम्मद यूनुस साहब, जो नोबेल पारितोषिक विजेता है, उनके अंडर, तो वो गैर कानूनी ठहराई जाए। तो लोग कैसे सहते सर? यही काम कर रही है बीजेपी भारत में और लोगों के खून को उबाल रही है। अब राहुल गांधी के जो न्यूज फैलाई गई है सारे अंबानी और अडानी के चैनल द्वारा, वो इसलिए कि अडानी अडानी की न्यूज, माधवी बुच जो है अपनी सेबी की चेयरमैन, उन चेयरपर्सन पहली है जो प्रशासकीय अधिकारी नहीं है, उनको उन्होंने उन्होंने सफाई दी, उसके ऊपर मैंने भी लिखा। वो मतलब प्राइवेट ये सफाई है। बात मैं अलग से भी राजू भाई लोगों को बता दूं, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि पहली बार ऐसा हुआ किसी नॉन आईएएस को बनाया गया, वरना वो जिस पद पर बैठी हैं उस पर आईएएस को बनाया जाता है। और देखिए आईएएस, आप चाहे आईएएस के बारे में लाख बातें करें, लेकिन एक बात होती है आईएएस के साथ, उसको अपने कैरियर की चिंता होती है। उसको पता होता है कल को कोई और आएगा, यहां से हटा के मुझे कहीं और बिठाएगा, तो यहां जो मैं गड़बड़ कर रहा हूं उसकी जांच हो सकती है। लेकिन ऐसे को बैठाया गया जो आईएएस नहीं है, और जो सफाई दे रही है वो तो राजू भाई बता ही रहे हैं, सुनते हैं उसको। हाँ, वो उन्होंने प्राइवेट, एक तो प्राइवेट आप क्यों सफाई दे रही है? आप और आपके हस्बैंड की जो बिजनेसेस हैं या आपके उनके व्यवहार है या आपके उनके रिलेशन है, उसमें देश को कोई रुचि नहीं है। आपका आधिकारिक तौर पे सफाई पहले आनी चाहिए थी। तो वो सफाई जो थी उन्होंने पर्सनल लेवल पे दे दी। यही यही पहला घोटाला है। फिर आज मैं उस पर बात नहीं करना चाहता, क्योंकि हिंडनबर्ग ने काउंटर पॉइंट जो किए हैं उसमें तो उनकी पूरी धज्जियां उड़ा दी। उसमें पूरा पता चलता है सर कि पूरा पता चलता है उसमें कि ये सारा जो खेल है, ये खेल फंस चुका है। और ये इन्होंने ये पार्टनर्स इन क्राइम है, और ये सारे क्विड प्रो क्यू का भाई मामला है। और जो जस्टिस गोगोई के साथ उन्होंने इसको किया, इसको मैं चाह रहा था राजू भाई, थोड़ा डिटेल से समझा दीजिए कि रिपोर्ट है क्या, अभी उसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं और आगे क्या हो सकता है। मैं चाह रहा था थोड़ा सा 10, 5, 7, 8 मिनट लेके जितना भी आप सर चाहें, एक शॉर्ट में इसको मैं थोड़ा बताता सा हूँ। जैसे आपने लिखा है, हाँ, पॉइंटर्स के साथ समझा शॉर्ट में दीजिए जैसे आपको आपने बताता लिखा है हूँ, ट्विटर पर। पॉइंटर से जो मैंने जी। लिखा है वो डिटेल में मैं और हिंदी में। साथ में मैं बता रहा हूं कि राजू भाई का ट्वीट अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, उनकी वॉल पे जाके इसको भी आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। उन्होंने 3-4 ट्वीट किए हैं जिसमें बहुत डिटेल में सारी चीजें बताई हैं। जी। सर ये बात है कि आपको कभी भी एक बेसिक प्रिंसिपल है लॉ का कि जो व्यक्ति अपनी खुद की जिसमें इन्वॉल्वमेंट है उसका जज नहीं बन सकता, जिस क्राइम में या जिस क्राइम के लिए, यानी आप समझ सकते हो एक्यूज्ड है आप, और आप उसका वो, ये पहली बार टूटा कब, इसका प्रेसिडेंस कब बना? जब गोगोई साहब ने जो चीफ जस्टिस थे तब उन्होंने अपनी ही सुनवाई अपने ही बेंच के सामने करवाई, किसी
औरत ने उनके लैंगिक शोषण के आरोप किए थे उसके, और अपने आप को भी मुक्त कर दिया। ये एक बहुत बड़ा क्राइम है इस देश का, सबसे बड़ा। बाद में उनको भारतीय जनता पार्टी ने सांसद बनाया। अब ये हुआ कि अब इनके मिस्टर जो इनके हस्बैंड जो है वो ब्लैकस्टोन कंपनी जो है उसमें है, फिर उनकी रियल एस्टेट कंपनी में, शॉर्ट में बताता हूँ, रियल एस्टेट कंपनी है वो दुनिया भर में बहुत बड़ी रियल एस्टेट कंपनी, और वो अडानी के साथ मिलजुल के सब काम कर रही है। तो उसमें ऑफशोर जो है पार्टनर इनके हस्बैंड है। अब ये एक क्विड प्रो क्यो का मामला हो जाता है। मेरी पत्नी अगर ऐसे बोर्ड पे बैठे कि जहां पर निर्णय होते हैं मैं जो काम करता हूं उसी के फायदे नुकसान के, और वो पद है वो सरकारी है, और सर छोटा पद नहीं है सर, ये बहुत बड़ा पद है, चेयरमैन से भी एक बहुत बड़ा पद है, और सारी चीजें बाईपास करके एक गुजराती व्यक्ति को ये दिया गया है। और उन्होंने सफाई में पहली लाइन लिखी वो बच्चे जैसी है कि माधवी बुच IIM अहमदाबाद की एक प्रतिष्ठित ग्रेजुएट है। अरे ये कोई बात है, ये कोई सफाई है, इससे क्या होता है? तो IAS अफसर उसके पहले यूके सिन्हा भी थे सर, वो भी तो अडानी के NDTV के चेयरपर्सन बन चुके हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन। उसकी वजह भी कल लोगों ने लिखी है। अब सारी बातें, सारे कंकाल निकालने हैं तो एक दिन पूरा बैठ के निकालेंगे। लेकिन अब इनके हस्बैंड के होने की वजह से क्विड प्रो क्यो का मामला हो जाता है। इन्होंने पहले ही ये बात डिक्लेयर कर देनी चाहिए थी, और उनको ये कहना चाहिए था कि अडानी के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेबी इसकी तहकीकात करे मामले की, तो नॉट बिफोर मी इनको करना चाहिए था, और ये रिवील कर देना चाहिए था मेरे पति ऐसे ऐसे हैं तो मैं ये नहीं करूंगी। लेकिन दिख रहा ऐसा, आज सारा जो सामने आया है, लोग पढ़े जरूर हिंडनबर्ग का आज का काउंटर पॉइंट, उसमें इनके सफाई से ही पता चलता है कि वो बैठी और ये तहकीकात ही इसलिए कर रही थी कि वो हस्बैंड और अडानी को बचाना चाहती थी, ताकि वो को कॉन्स्पिरेटर ही बन गई। तो को कॉन्स्पिरेटर बन गई। इसमें और एक बड़ी बात है सर, जो सेबी की चीफ है उनकी जो नियुक्ति है वो दो लोग करते हैं, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री। तो उसका भी मैंने वो पेज जो है, वो जो नोटिफिकेशन है वो मैंने अपने ट्वीट में डाला है। तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने मिलकर माधवी बुच को वहां अपॉइंट किया है। तो इनका ये देखिए, उनके ऑफिस का ये कर्तव्य है कि ऐसे व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को इतने बड़े पद पे बिठाने से पहले उसका बैकग्राउंड चेक किया जाए, और करते रहे, ये करते रहते हैं। जिनका बैकग्राउंड चेक करने की जरूरत नहीं है, ऐसे छोटे छोटे लोग हैं उनके ऊपर ये पेगासस बिठा रहे हैं, उनका स्नूपिंग कर रहे हैं। लेकिन जो इतना इंपॉर्टेंट चीज है वहां पर उन्होंने किया। तो अब ये पता चलता है, उल्टा आप सोचो तो इन्होंने बैकग्राउंड चेक करके ही उन्होंने वहां बैठाया ताकि ये कमजोर कड़ी रहे और अडानी की मदद कर सके। तो आप समझ लीजिए ये तार जो है वो अडानी तक नहीं, अमित शाह और वो नरेंद्र मोदी तक जाते हैं। तो रेसिग्नेशन बुच का नहीं लेना चाहिए सर, बुच का तो लेना ही चाहिए, लेकिन इनके सारे ये जो लोग हैं वो कॉन्स्पिरेटर है। और ये ऑफशोर कंपनीज एक अलग ही सीन है, उसमें एक और अडानी का एक्सप्लेनेशन है, वो हम सामने रखेंगे, वो अडानी का एक्सप्लेनेशन भी रखेंगे। वो कहते हैं कि वो विनोद अडानी है, उनसे हमारा कोई लेना देना। विनोद अडानी को इन्होंने जब समझ में आया, बात समझ में आई, तो विनोद अडानी को अलग एंटिटी दिखाने की कोशिश की बहुत बाद में। विनोद अडानी इनके भाई है और वही बाहरी कारोबार संभालते हैं, और ये कोई ज्योतिषी की जरूरत नहीं है, होशियार व्यक्ति सीधा आपको डेट वाइज बता देगा। तो ये सारा जो खेल है, ये अब ये देखिए रियल एस्टेट में आप और एक बात समझिए, इसमें मैंने ट्वीट में लिखा है, एकनाथ शिंदे जी को समझाने के लिए इनको थोड़ी मशक्कत करनी पड़ी। वो मान नहीं रहे थे टीडीआर ज्यादा देने की बात, क्योंकि इन्होंने क्या किया, टीडीआर मुंबई में सारे मांगे, बहुत ज्यादा टीडीआर, जो बिल्डर्स को जल्दी इतने मिलते नहीं है डेवलपमेंट धारावी की करने के लिए। तो करीब मुंबई कब्जे में आ जाएगी, और रियल एस्टेट के जितने जो मध्यम और उच्च मध्यम वर्ग में बिल्डर्स हैं वो मर जाएंगे। रियल एस्टेट इनके मतदाता है, लेकिन अब इनको उनके मत की जरूरत नहीं, क्योंकि ईवीएम से ये और इलेक्शन कमीशन से सब काम करा लेते हैं। तो बात यह है कि ये जो है वो रियल एस्टेट को तोड़ने के लिए, और वो काफी नहीं लगा इनको, इसलिए वित्त मंत्री ने इंडेक्सिंग हटा दिया। अब इंडेक्सिंग हटाने से क्या होगा, अर्थव्यवस्था में जो इन्वेस्टर्स फ्लैट होते हैं, यानी एनआरआई होते हैं या जिनके पास थोड़ा ज्यादा पैसा आ जाता है, वो क्या करता है कि फ्लैट में इन्वेस्ट करता है ताकि वो बेच के ज्यादा थोड़े पैसे कमा सके। तो उसमें इन्होंने इंडेक्सिंग, यानी आप बेचेंगे उस टाइम की जो कीमत है उसके ऊपर पूरा टैक्स लगाना शुरू कर दिया, जबकि पहले इन्फ्लेशन के हिसाब से आपका टैक्स जो रेडी रेकनर भाव होता था उसके हिसाब से टैक्स लगता था।
ये बात खत्म कर दी इन्होंने इंडेक्सिंग, ताकि रियल एस्टेट इसको तो फिर से वापस ले लिया ना, खबर थी कि इसको फिर से वापस ले लिया है। वो खबर मेरे तक नहीं आई, और इन्होंने अच्छा। पूरी तरह से बड़ी आवाज में जितना इंडेक्सिंग की बात की, उतने बड़ी आवाज में कोई बताया नहीं, और मुझे नहीं लगता है इन्होंने वापस किया है। अगर अच्छा। ये लेकिन किया भी है अगर वापस, तो मूलतः इसको करने का प्रयोजन क्या था सर? प्रयोजन ये था कि रियल एस्टेट में जिस तरह से बंदरगाह में, जिस तरह से एयरपोर्ट में हर जगह पे मोनोपोली अडानी की बन गई है, वैसे रियल एस्टेट में बन जाए, ताकि देश गरीब हो जाए और सारी संपत्ति ये गुजराती कार्टेल के पास आ जाए। तो ये जो एक भयानक देश के आजादी के खिलाफ एक जंग लड़ रही है सरकार, एक तरफा, जबकि लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। तो ये जंग रोकने की कोशिश सिर्फ राहुल गांधी कर रहे हैं। अब कराना बहुत जरूरी होगा, वो गलत तरीके से उनको जेल में नहीं डाले तो ये हो सकता है। लेकिन इससे अडानी और ये इनके धोखाधड़ी और ये कारोबार है, ये जो भ्रष्टाचार है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड है, पीएम केयर है, राफेल है, सब बाहर आने से रुकेगा नहीं सर। सर भारत आजाद होगा गुजराती कार्टेल से, और बहुत जल्द होगा। इसमें दो चीजें मैं बताऊं, एक तो क्विड प्रो को का आप उपयोग कर रहे थे, हो सकता है कुछ सुनने वालों को ना समझ में आए। क्विड प्रो को का मतलब होता है इस हाथ लेना उस हाथ देना, और दूसरा मैं ट्विटर पे लगातार देख रहा था कि पति और पत्नी को अलग करके देखना चाहिए, ये वो। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, आप कोई भी नेता जब अपना चुनाव के लिए संपत्ति विवरण भरता है, यानी उसके पास कितनी संपत्ति है वो ये बताता है, और नेताओं की बात कर रहा हूं, किसी और की बात नहीं कर रहा हूं, तो अपनी संपत्ति का भी विवरण देना होता है और पत्नी की संपत्ति का भी विवरण देना होता है। तो पति और पत्नी का एक ऐसा रिश्ता है जिसमें आप ये नहीं कह सकते कि पति को फायदा पहुंच रहा था तो उसके लिए मैं कुछ नहीं हूं। अगर आप लोग एक यूनिट हैं, अगर आप पति पत्नी हैं, तो ये जो इंटरेस्ट का कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये लागू होता है। मैं एक और चीज बताऊं राजू भाई आपको, कि मेरे पिताजी प्रोफेसर थे और मैं इस चीज को जानता हूं कि अगर आपकी पत्नी या आपका बेटा एग्जाम दे रहा है तो उसको इन्विजिलेशन ड्यूटी पे नहीं लगाया जाता था कि वो एग्जाम में आप इन्विजिलेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है। यहां तो अरबों खरबों की बात है और कहा जा रहा है कि पति पत्नी है इसलिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है। खैर, मैं एक और सवाल पे आता हूं। ये कहा जा रहा है कि सेबी ने हिडनबर्ग से जो सवाल पूछे थे उसका जवाब नहीं दिया हिडनबर्ग ने, जबकि हिडनबर्ग का कहना है कि उसने सारे पॉइंट्स का तुर्की ब तुर्की जवाब दिया। इसके पीछे क्या सच्चाई है? सर जवाब देने से पहले हिडनबर्ग का एक स्टाइल है, वो पहले एक ब्रेड का टुकड़ा डाल देता है, उसमें सामने वाला उसको मुंह में पकड़ देता है, उससे बड़ा ट्रैप बनता है, जो आज बना। उसका जवाब दिया माधवी बूच ने, वो प्राइवेट जवाब था, उसके ऊपर हिडनबर्ग ने काउंटर पॉइंट लिखे। वो इतने भयानक है कि डायरेक्ट एस्टैब्लिश हो जाता है कि देखिए, जैसे क्विड प्रो क्यो का है, वैसे ही एक है कि आपके क्राइम की या आपके मामले की सुनवाई आपके सामने नहीं हो सकती, जैसे आपके हस्बैंड है या आपके, ये भी यहां पर हो रहा है। तो ये क्लियरली इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया अपने लेटर में, उनका है। अघोरा में भी इनका इन्वेस्टमेंट है और ब्लैकस्टोन में भी है, इनका काम चल रहा है। तो अघोरा, ब्लैकस्टोन, अडानी, ये सब एक ही अब चट्टे पट्टे हैं। तो ये सारा खेल जो है, अब आप समझिए, देश से, हमारे पड़ोसी से हमारी करीब करीब दुश्मनी होगी सब। बांग्लादेश, क्योंकि अडानी वहां था, वहां साहेब गए, और एक तरफा यानी शेख हसीना जी को इस भूमि से, वो इंटरिम गवर्नमेंट को गलत है, और अमेरिका उसमें शामिल है ये बोलने की हमने मोहलत दे दी, यानी ये डोवाल जी की कूटनीति। हाँ, तो वो एक हुआ। श्रीलंका तो हमसे टूट गया है, वहां पर मालदीव ने तो हम आंखें दिखाना शुरू कर दिया, नेपाल तो गया, पाकिस्तान पहले से हमारे खिलाफ है, चाइना तो हमारे अंदर आ चुका है। सर हम चारों तरफ से घिर गए हैं सिर्फ अडानी की वजह से, क्योंकि मोदी जहां जाते हैं वो उस सरकार पे, वो श्रीलंका की संसद में निकली थी ये बात कि हमने कॉन्ट्रैक्ट इतना महंगा बिजली क्यों दी कोल का, क्योंकि अदानी के लिए मोदी ने प्रेशर डाला था, बाद में उसको इस्तीफा देना पड़ा। यानी अदानी के रास्ते में देशी हो या विदेशी हो, कोई भी आता है तो उसको दूर करने के लिए पहले मोदी और सारे ट्रोल और बीजेपी के और आरएसएस के लोग भागते हैं। इसका मतलब यह है कि ये सरकार एक बड़े गिरोह के हाथ में है, और वो गिरोह का नेतृत्व A1 और A2 कर रहे हैं। और अडानी और अंबानी का भी एक रिश्ता है, उस पर मैं नहीं आऊंगा। पिछली बार जब अडानी, पहला हिडेनबर्ग रिपोर्ट आया था,
तो अडानी के शेयर्स नीचे जाने लगे तो अंबानी ने ही उनको मदद की, ताकि ये गुजराती कार्टेल है वो इतना फुल प्रूफ उन्होंने बनाया है, उनको लगता है कि उसका कुछ नहीं हो सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उतना ही ये फुल प्रूफ है जितना फ्रांस ने मैजिनो वॉल बनाई थी जर्मनी से बचने के लिए। वो मैजिनो वॉल पर एक गोली भी दागी नहीं गई और जर्मन पेरिस में पहुंच भी गए थे। तो ऐसा होता नहीं है ना सर। एक और सवाल, ये आपने A1 A2 की बात की, तो जो A2 साहब हैं, अब A1 A2 कौन है वो आप लोग जानते हैं। तो जो A2 साहब हैं उन्होंने 42,000 लोगों को एक साथ नौकरी से निकाल दिया है। इसके पहले जो उन्होंने शादी का तमाशा किया पूरा, और शायद पता नहीं खत्म हुआ है या चल रहा है, ओलंपिक से तो फोटो आ गई थी, उसके बाद क्या होना है मुझे नहीं पता, लेकिन 42,000 लोगों को उन्होंने एक दिन में नौकरी से निकाल दिया है। और इस देश के अंदर जरा सी भी हलचल नहीं है। उनकी पत्नी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की मेंबर हैं। अब वो कैसे मेंबर हैं, उन्होंने ओलंपिक में कौन सा रोल निभाया है, खेल में कौन सा रोल निभाया है, ये सब हम नहीं जानते। ये तो हम जानते हैं कि बहुत बुरी डांसर हैं वो, शादी में जिस तरह के डांस हमने देखे, लेकिन कैसी खिलाड़ी हैं, कैसी खेल एडमिनिस्ट्रेशन है, ये किसी को नहीं पता है। तो ये A1 और A2 फैमिलीज को लेके, मैं फैमिली की बात इसलिए कर रहा हूं, राजू भाई बताएंगे कि रिश्ता सिर्फ पति पत्नी का नहीं है, अदानी जी से भी रिश्ता है। शादी जो हुई है, पहले राजाओं की शादी होती थी, राजाओं के बेटों बेटियों की शादी होती थी कि उनके बीच में रिश्ता बन जाए, वैसी एक शादी भी है बुश परिवार और अडानी के बीच में। ये जो पूरा एक खेल बन रहा है, जिसमें देश के हितों को बिल्कुल ध्यान में न रखते हुए कुछ लोगों को लगातार पैसे मिलते रहे और इलीगल मीन्स से मिलते रहे। ये वो लोग नहीं है जिन्होंने अपना व्यापार खड़ा करके पैसा कमाया है। मैं डेनमार्क में था राजू भाई, और अचानक बात चली समोसे की, तो बोले चलिए ले चलते हैं। तो जिस शॉप पे ले गए, इंडियन शॉप पे, हल्दीराम भरा हुआ था, हल्दीराम के समोसे, हल्दीराम के खाखरे, हल्दीराम की सारी चीजें। तो हम लोग बात ये कर रहे थे कि हल्दीराम को हम लोग 15 साल 20 साल पहले एक भुजिया के लिए जानते थे, और अपनी मेहनत से वो इंटरनेशनल ब्रांड बनाया कि दुनिया में हिंदुस्तानी जहां भी हैं उनको अपना स्वाद हल्दीराम से मिलता है। अडानी अंबानी के लिए ऐसा आप कुछ भी नहीं कह सकते हैं। तो ये जो पूरा एक तमाशा चल रहा है, जिसमें रिश्ते हैं, बेटे बेटियों की शादी हो रही है, पति पत्नी का मामला है, शादियों में प्रधानमंत्री पहुंच जाते हैं, कभी पेटीएम का विज्ञापन प्रधानमंत्री कर रहे होते हैं, इस तरह का पहले कभी नहीं देखा गया था। ये किस तरफ इशारा करता है? मतलब अपना देश क्या पूरी तरह से कुछ कैपिटलिस्टों की अय्याशी की जगह बन गई है और सारे नियमों कानूनों को तोड़ा गया है इसलिए कि इनको फायदा पहुंच सके। भ्रष्टाचार तब होता है जब नियम से अलग हो, लेकिन यहाँ नियमों को ही तोड़ दिया जाता है, जज को ही बदल दिया जाता है, थानेदार को ही बदल दिया जाता है। ये पूरा खेल क्या चल रहा है? सर गुजराती बहुत प्रतिभाशाली है, जहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट के अध्यक्ष बन चुके हैं, अंबानी ओलंपिक की। सर कितने प्रतिभाशाली लोग हैं ये लोग हैं, कहीं भी जाते हैं तो मुखिया बन जाते हैं। और दूसरी बात ये 400 करोड़ से ज्यादा उनको ओलंपिक के लिए निधि मिला है गुजरात को। वो चाहे मेडल नहीं लाया उन्होंने, लेकिन पैसे तो कमाए सर। मेडल बाकी तो छोड़िए, खिलाड़ी हरियाणा भी नहीं है। वरियाणा हरियाणा ने सबसे ज्यादा मेडल लाए, बेचारों को पैसे नहीं मिले। कोई उसमें प्रतिभा ही की कमी है सर। पैसे कमाना एक प्रतिभा है। और जब व्यापारी एक व्यक्ति दिमागी से व्यापारी है, वो व्यक्ति देश का मुखिया बन जाता है, जैसे अडानी बने हैं, तब समझ लीजिए आम आदमी का दिवाला निकलना ही है सर। वो एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ करता है, वो क्रिएशन ऑफ वेल्थ नहीं करता है सर। अंबानी और अडानी एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ कर रहे हैं, क्रिएशन ऑफ, हम और आपकी संपत्ति को इकट्ठा कर रहे हैं। वो अब जो 42,000 लोगों को नौकरी से निकाल लिया, तो मंदी नहीं है, सब चंगासी जो प्रधानमंत्री कह रहे थे। तो मंदी का उदाहरण ये है कि ये रिलायंस से 42,000 लोगों को निकाल दिया। तो बात यह है कि इनके जो पैसे हैं लोगों में बंटने वाले नहीं है। अपने शादियों में वो 10,000 करोड़ किम कार्डेशन को भी ला सकते हैं। और आप समझ लीजिए, ये वेजिटेरियनिज्म, दारू नहीं पीना, ये सब बकवास बातें बताते रहते हैं दुनिया को। मैं ये मानता हूं कि दारू नहीं पीनी चाहिए क्योंकि लिवर खराब होती है, लेकिन नॉन वेजिटेरियन का ऐसा नहीं। नॉन वेजिटेरियन फूड इज रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, क्योंकि उससे प्रोटीन ज्यादा मिलता है और आप सशक्त रहते हो। कौन से मेडल लाए हैं इन लोगों ने ये खा के? एक बात। दूसरी बात ये है सर, इनके यहाँ किम कार्डेशन से लेके जब वो बेबर तक, वो जस्टिन बेबर तक सब आए, वो क्या वो रोज घास पत्ते खा के आते हैं क्या? और इनकी क्या, आपको क्या लगता है, आप उनकी व्यवस्था नहीं की होगी? इनको आप समझिए सर, किम कार्डेशन क्या है? अर्थशास्त्री है, विचारक है,
नोबेल लॉरेट है, कुछ नहीं है सर। वो क्या है, वो मैं उस पे बताना नहीं चाहता। इनको बस गोरी चमड़ी से गुलामी करनी है, गोरी चमड़ी से प्यार है। अब और जब अपने लोग आएंगे तब वेजिटेरियनिज्म, हाथ नहीं लगाना, छूना नहीं, इसके सामने झुकना, वो करना, दारू नहीं पीते, ये सब बताएंगे। वो गोरी चमड़ी वाले जो कुछ करेंगे, यानी ये एक नंबर के रेसिस्ट है सर। और आपको गुजरात का अमेरिका से प्यार मालूम है कितना बड़ा है। जब भयानक वीजा है। कैंसल किया गया एक व्यक्ति का, तब वो प्रधानमंत्री बना वीजा पाने के लिए। इतना प्यार करते हैं वो अमेरिका से, तो तब उसको वीजा मिला। तो ये लेवल पे इनका, और आप देखते हैं कि गुजरात इतना अच्छा मॉडल बना है। तो हर साल, हर दिन, हर महीने आप देखते हैं कि गुजरात से भागकर मेक्सिको थ्रू इलीगली इमिग्रेंट करके यूएस में जाने के लिए कितने गुजराती फैमिली जाते हैं, कितने लोग मर जाते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं, अब मैंने कल तो देखा कि एक स्कूल में, गुजरात के एक स्कूल में शिक्षक था ही नहीं, उसकी जगह उसने पगार देके दूसरे को अपॉइंट किया था। तो विजय भाई थे ही नहीं, तो विजय भाई की जगह कोई और विजय, तो कैमरा वाला गया तो वो भागने लगा। वो सिखा ठीक रहा था, लेकिन उसको पहले 80,000। पहले पहले भी ये कहा था कि महिला अमेरिका में रहती हैं और तनख्वाह हाँ, यहाँ से वो उठाती हैं, दिवाली के 8 टाइम साल से आती हैं जब पगार ले स्कूल रही बंद है। रहता है। 8 साल से वो पगार ले रही है, वो अमेरिका में वो सेटल हो गई है। सर, तो ये गुजरात का अजूबा जो है, वो सर इकोनॉमिक्स की कसौटी पे, राजनीति की कसौटी पे, लोकतंत्र की कसौटी पे और मानवीय व्यवहार की कसौटी पे और 140 करोड़ लोगों की जीवन पद्धति में कहीं भी बैठने वाली नहीं है। तो इसका निर्गमन निश्चित है सर। सर, इसका निर्गमन निश्चित है, इसका एग्जिट निश्चित है। बस आप डेट पर नजर रखिए। वो राहुल गांधी के यहाँ ईडी आने वाली है या नहीं, वो खबर नहीं है। खबर ये है कि अडानी का घोटाला दिन ब दिन हर परत खुलती जा रही है और दोनों साहब उसमें लिप्त हैं। वो छोटे प्यादे हैं बेचारे, उनको नौकरी मिली, बहुत सारे पैसे मिले। आईआईएम अहमदाबाद को भी कहाँ पैसे मिलते हैं सर आजकल। वो भी आयुर्वेद का वो भाषण करते करते पैसे कमाते हैं या कथावाचक बन जाते हैं। तो ये सारी चीजें हुई है। तो ये छोटा प्यादा है। बड़े प्यादे ये दो साहब है, दो बेच रहे हैं और दो खरीद रहे हैं, वो प्यादे हैं। उनके गिरेबान में हाथ जाएगा जनता का, और उस दिन आप समझिए कार्टेल का राज खत्म होगा, भारत फिर से आजाद होगा। आपने जहां से बात शुरुआत की वहां मैं अपनी बात खत्म करूंगा। हिटलर पे आपने काफी बात की शुरू से ही। संयोग से इस बार मेरा जर्मनी जाना भी हुआ था और एक किताब पे काम कर रहा हूं, तो वहां मेरे मित्र हैं, वहां 50 साल से पत्रकारिता की है, उज्ज्वल भट्टाचार्य जी अब रिटायर्ड हैं। उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा कुछ ऐसी जगहें मिल जाए जहां हिटलर से जुड़ी कुछ ओरिजिनल फोटो मिल जाएं, हिटलर के कुछ बुतें मिल जाएं या कुछ मिल जाए। तो उन्होंने कहा कि ये सब छोड़ दो, जर्मनी के अंदर पब्लिक प्लेस पर बैठकर हिटलर की बात भी नहीं कर सकते हो, वो भी अपने आप में एक अपराध है। तो जिस देश का वो नेता बनने चला था, जिस देश को दुनिया में सबसे महान बनाने चला था, जिस देश के बारे में उसने सोचा था कि पूरी दुनिया 3 हिस्से में बट जाएगी, एक हिस्से पर इटली का राज होगा, एक हिस्से पर जापान का राज होगा और सबसे बड़े हिस्से पर जर्मनी का राज होगा, उस देश में आज वो शर्म का बायस है। उस देश में उसका नाम नहीं लिया जाता है। उसके नाम पर चुनाव लड़ना तो छोड़ दीजिए, उसके नाम की डाक टिकट भी अगर किसी के पास है तो लीगली वो अपराधी माना जाता है। ये होता है हिटलरों के साथ। और हिटलर के बारे में सिर्फ ये लोग जानते हैं कि वो तानाशाह था, ये नहीं जानते हैं कि वो मजदूरों के अधिकारों के लिए बात करने वालों का सबसे बड़ा दुश्मन था। उसके आगे पीछे भी कई सारे A1 A2 A3 थे जिन्होंने जबरदस्त माल कमाया था और हिटलर उनको माल कमाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। और आखिरी बात कि हिटलर ये सब जब करता था तो बहाना बनाता था यहूदियों का। वो उसके पास एक रेडीमेड बहाना था यहूदियों का। दुनिया के जब वो हारा तो भी कहता था कि यहूदी इसके पीछे है। तो एक धार्मिक समुदाय उसके सामने था जिसको वो बहाना बना के ये सारी बुरी हरकतें करता था और उस धार्मिक समुदाय का काफी नुकसान भी पहुंचाया उसने। ये सारा कुछ सुनकर अगर आपको कुछ याद आ रहा हो तो अच्छी बात है, अगर ना याद आ रहा हो तो आपको आराम की जरूरत है। जाइए थोड़ी देर सोशल मीडिया और यूट्यूब छोड़िए, सोइए आराम से, आज के कल के अखबार पढ़िए और तब भी कोई फर्क अगर आप पर नहीं पड़ता है तो कोई बात नहीं, फर्क तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल। आराम से बस देखते रहिए, सुनते रहिए। इस देश में जो हुआ है वो न
70 सालों में हुआ था, ना आगे 70 सालों में होना चाहिए। जिस तरह से कुछ परिवारों को, कुछ घरानों को रईस बनाने के लिए इस देश के आम आदमी की संपत्ति उसकी जेब से निकाल कर उनके डीप पॉकेट में डाली जा रही है और उसके लिए डीप स्टेट का उपयोग होता हुआ लग रहा है, वो बेहद खतरनाक है और आज इसके खिलाफ ना बोलना अपने आप में एक नैतिक अपराध है। बहुत शुक्रिया राजू भाई जुड़ने के लिए। थैंक अब यू आ सर। गया हूं तो आपको लगातार परेशान करता रहूंगा और यस, लगातार हम इस तरह के मुद्दों पर बात करते यस, रहेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया। यस।